नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने दिव्या के जो बाकी टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को पढ़ा था और आज हमें दिव्या के जो बचे हुए लास्ट 2 टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है, जिसमें दिव्या का चरित्र और यशपाल के प्रमुख उपन्यासों का परिचय। ये 2 टॉपिक्स आज हमें पढ़ने हैं। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा क्योंकि 2 ही टॉपिक हमें कवर करने हैं। फीडबैक देते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे बताते रहिए कि सर कहाँ पर और ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है या सही चल रहा है। उससे एक आइडिया लगता रहता है कि जो हम कर रहे हैं या आप जो पढ़ रहे हैं उससे तारतम्यता बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। अगेन ये रिवीजन वीडियोज़ हैं। अगर आप कोई बोलेंगे कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया तो उस टॉपिक को अपन विस्तार से भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि रिवीजन का वीडियो की तरह ही श्रृंखला को रखा गया है, इसलिए पढ़ाने का उद्देश्य नहीं रखा गया। इसीलिए टॉपिक एकदम थोड़ा ये कहें कि केवल रिवीजन की तरह ही पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें 10, 15, 20 मिनट में हम काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर पाते हैं। जो अगर पढ़ने के क्रम में देखेंगे तो कम से कम मान के चलिए उसको 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, उसको हम 20 मिनट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपने स्तर पर अध्ययन कर चुके हैं, उसके बाद में केवल एक पॉलिशिंग का काम या कि ये कह लीजिए कि किताब पे धूल झाड़ने वाला जो काम है, केवल वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फीडबैक देते रहिए, जो जो टॉपिक्स आप बताएंगे इन फ्यूचर उनको डिटेल चर्चा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये 2 टॉपिक आज के। दिव्या का चरित्र। दिव्या, देखिए हमने कल बात की थी कि चरित्र प्रधान उपन्यास इसे माना जाए तो बिल्कुल माना जा सकता है, और उसमें भी चरित्र प्रधान मानेंगे तो नारी प्रधान उपन्यास की श्रेणी का यह उपन्यास माना जा सकता है। तो अगर ऐसा माना जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चरित्र इस उपन्यास में जो उभरता है वो है दिव्या का चरित्र, और दिव्या के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं ये हमें आज देखनी है। देखिए, जब उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास होता है, जब तो उसके चरित्र भी कैसे होते हैं, ऐतिहासिक चरित्र होते हैं। जब चूंकि वो चरित्र हो चुके हैं, उनका एग्जिस्टेंस हो चुका है, तो उनमें उनका स्वतंत्र विकास का अवसर नहीं मिलता है, लेखक के पास स्कोप कम होता है। लेकिन चूंकि यशपाल जी ने साफ साफ कहा है कि ये केवल ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिख रहे हैं, इन्होंने केवल ऐतिहासिक आवरण लिया है, इन्होंने इतिहास में केवल तथ्यों को शामिल किया है ना। तथ्य भी शामिल नहीं किए, बल्कि ये कहें कि कुछ ऐसे संदर्भित बिंदुओं को उठाया है जिससे एक ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण हुआ है। इसलिए चरित्रों का विकास स्वतंत्र रूप से होता है। आगे आने वाले पॉइंट्स में हम देखेंगे कि दिव्या के चरित्र का विकास किस प्रकार हुआ है। यह प्रमाणित करता है ये वाला जो उदाहरण है कि यशपाल का जो उद्देश्य था वो कल्पना का ही था, ना कि इतिहास का उपन्यास लिखना था। दिव्या इतिहास नहीं कल्पना मात्र है। लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ही, मतलब कल्पना है, ऐतिहासिक आवरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, MTR कोटेशन है। क्लियर है सबको? फिर है, हमने समझ लिया चरित्र प्रधान है, नायिका प्रधान उपन्यास है। यहाँ पर पुरुष केंद्रित धारणा टूट रही है, वैसे ही टूट रही है जैसे अन्य उदाहरण है इसके। कामायनी श्रद्धा केंद्रित है, ध्रुव स्वामिनी है, सुनीता है जैनेन्द्र का। तो ये सब उसी तरह का ये एक उपन्यास है। यहाँ पर अगर देखें तो पुरुष का जो नायकत्व है वो अगर देखा जाए तो कोई केंद्रीय नायक उपस्थित नहीं है। नायकत्व क्या है, विभाजित है, जो पृथुसेन, रुद्रधीर और मारिश के रूप में विभाजित है। जो मुख्य चरित्र है वो अगेन दिव्या ही है। दिव्या का जो चरित्र है वो कैसा है, एक गतिशील चरित्र के रूप में आता है। गतिशील कैसे है, जब आरंभिक आप दिव्या को देखोगे, उपन्यास के जब शुरुआत में देखोगे तो दिव्या का चरित्र कैसा है, वह एक उच्च कुल की नारी है, उच्च वर्ण की है, सुंदर है, कोमल है, भावुक है, तरुणी है। लेकिन बाद में क्या होगा, परिस्थिति जन्य उसका व्यक्तित्वांतरण होता है। अब कोमल भावुक जो दिव्या है वो जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करती है, उससे परिचित होती है। उस परिस्थितियों के दबाव में या परिस्थितियों के चलते उसका व्यक्तित्व बदलता है, वह दासी के रूप में जीवन जीने लगती है। उसका एक पुत्र होता है जो शाकुल होता है। उस ऐसी स्थिति पर भी आ जाती है जब उस पुत्र की रक्षा करने के लिए, पुत्र के जीवन के लिए उसे बौद्ध संघ से निवेदन करना पड़ता है, और यहाँ तक कि उसे वैश्या बनने पर भी मजबूर होना पड़ता है। फिर वह एक नर्तकी भी बनती है।
अंत में इन परिस्थितियों के चलते, इन घटनाओं के चलते उसका वह व्यक्तित्व उभरता है जो अब परतंत्र नहीं, क्या है, स्वतंत्रता है। अब ऐसे स्वतंत्र व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, ये हमें देखनी है। तो ये जो दिव्या का स्वतंत्र व्यक्तित्व है जो बाद में उभरा है, उसकी विशेषताएं हम देख रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व में वह नारी का व्यक्तित्व है जिसने वास्तविक जीवन की समस्याओं जैसे नारी पुरुष विभेद, नारी के वस्तुकरण को सिर्फ समझा नहीं बल्कि अपने ऊपर झेला है। याद कीजिए वो पिछला डिस्कशन जब हमने बात की थी भोगा हुआ यथार्थ और सोचा हुआ यथार्थ की, हमने एक तुलना की थी कि कौन सा वाला ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो यहाँ पर भोगा हुआ यथार्थ की वजह से उसका व्यक्तित्व उभरता है। नारी के सूक्ष्म दृष्टि का विस्तार कि वह समझ पाती है कि सूक्ष्म दृष्टि का विस्तार होता है और समझ पाती है कि धन और सम्मान सब नारीत्व के स्वत्व की कीमत पर है। स्वत्व का त्याग करेगी, सत्व को छोड़ देगी, तभी उसको धन मिलेगा और ऐश्वर्य मिलेगा और सम्मान मिलता है। एक स्पष्ट चिंतन उभरता है कि नारी का धर्म निर्वाण नहीं बल्कि सृष्टि है, या सृष्टि को आगे बढ़ाने में उसका योगदान है। अब की दिव्या धन, सत्ता, अध्यात्म की निरर्थकता तथा अपने स्वत्व की कीमत पहचान चुकी है। यही उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। अब वह अपने अनुकूल निर्णय करती है, वो किसी पर निर्भर होकर निर्णय नहीं करती, किसी के दबाव में निर्णय नहीं करती, समाज के दबाव में निर्णय नहीं करती, परिवार के दबाव में निर्णय नहीं करती, वह स्वतंत्र निर्णय करती है। अंत में मारिश को चुनना, यही इस प्रमाणिकता है उसके स्वतंत्र निर्णय की, जिसमें उसने राजप्रसाद को त्यागा है। त्यागना क्या, उसको मतलब उसकी तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसकी वास्तविकता को वह पहचान चुकी है। ठीक है ना, वह किसी निर्वाण के मिथ्या आश्वासन को छोड़ चुकी है। अब वो आश्रय लेना नहीं, आश्रय का आदान प्रदान करना चाह रही है। जो मारिश उसको एंश्योर करता है, मारिश उसको बताता है कि मैं अपने पुरुषत्व का त्याग करता हूँ या समर्पण करता हूँ, तब वो आश्रय का आदान प्रदान के लिए तैयार होती है और मारिश को चुनती है। अर्थात यह प्रमाणित होता है कि हर चीज़ को कौन बदल सकता है, मानव केंद्रित चिंतन या मनुष्य जो है वही सबको बदल सकता है। तो मनुष्य भोगता नहीं, कौन है, करता है। अपने और विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं उसे बदल भी देता है। बदला किसने है, दिव्या ने बदला है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आनी चाहिए किसकी, दिव्या के चरित्र की। अगला जो टॉपिक है वो है यशपाल के प्रमुख उपन्यासों का परिचय। यशपाल घोषित रूप से मार्क्सवादी हैं, उन पे मार्क्सवादी या प्रगतिवादी विचारधारा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये कहा जाता है कि प्रगतिवाद जो है वो मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। अर्थात मार्क्सवाद के विचारों का जो साहित्य लिखे गए उसे प्रगतिवादी विचारधारा कहा गया। उन्हीं से जुड़े हुए उनके कुछ उपन्यास हैं। ये 3 उपन्यास है, दादा कामरेड, देशद्रोही और पार्टी कामरेड। इनमें स्थूल रूप से मार्क्सवाद देखने को मिलता है, मार्क्सवाद की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तीनों उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत मार्क्सवादी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को उठाते हैं। क्रांतिकारी जो दल है, जैसे ये वाला जो उपन्यास है, ये क्रांतिकारी जो दादा कामरेड है, ये क्रांतिकारी दल की गतिविधियों का चित्रण करता है। गांधी का अहिंसावादी आंदोलन बेहतर या क्रांतिकारी समाजवाद बेहतर है, इस पर चर्चा करता है। स्त्री पर पुरुष के अधिकार को खारिज करता है। एक साथ कई पुरुषों से प्रेम करने में कोई समस्या नहीं, इस भाव को, स्त्री स्वतंत्रता की बात यह करता है। ठीक है, ऐसे देशद्रोही जो उपन्यास है यह राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करता है, कांग्रेस के वर्ग चरित्र का उद्घाटन करता है, नारी संबंधी चर्चाएं करता है। अत्यधिक बहस व भाषणों के कारण शिल्प इसका थोड़ा सा कमजोर लेकिन नजर आता है। पार्टी कामरेड जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा को अच्छा बताता है, समर्थन करता है उसका, और यह दिखाने की कोशिश करता है कि गांधी तथा कांग्रेस द्वारा जो समर्थित आंदोलन है वो जनसाधारण के पक्ष में नहीं है, जनसाधारण तो कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में है। फिर एक और उपन्यास है इनका, मेरी तेरी उसकी बात। यह भी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को समर्थित करता है और वही कांग्रेस और गांधीवादी विचारधारा के जो खामियां हैं उसको उजागर करता है। ठीक है,
इसमें कुछ अच्छे पक्ष भी देखने को मिलते हैं कि हिंदू मुसलमान के सामाजिक संबंध दिखाए गए हैं, मुस्लिम समाज की मानसिक बनावट बताई गई है, सांप्रदायिकता का उभार कैसे हुआ है ये बताया गया है, मनुष्य के रूप में प्रेम को केंद्र मानकर मनुष्य के विभिन्न रूपों का इसमें उद्घाटन किया गया है, नारी चरित्रों को केंद्रीय महत्व दिया गया है, सोमा नामक विधवा लड़की जो सास ससुर के अत्याचारों से परिवार होकर एक सफल अभिनेत्री बनती है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास जो यशपाल जी का है वह है झूठा सच। ये सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, महाकाव्यात्मक उपन्यासों की श्रेणी में अपना स्थान रखता है। भारत के विभाजन के पृष्ठभूमि पर यह लिखा गया है। इसमें 2 खंड हैं। पहला खंड जो है उसमें विभाजन के कारण बताए गए हैं, विभाजन के समय जो दर्दनाक स्थितियां हुई हैं उसका चित्रण किया गया है, विस्थापितों की स्थिति, शरणार्थियों की स्थिति, इन सब की समस्याएं बताई गई हैं, उनके संघर्ष का चित्रण किया गया है और महिलाओं की दुर्दशा की भी बात की गई है। दूसरा जो खंड है उसमें आज़ादी के बाद की क्या स्थितियां उभरती हैं उस पर चर्चा की गई है कि बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण किया गया है, उन तत्वों की चर्चा की गई है जिन्होंने राजनीति व पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व ईमानदारी के माध्यम से समाज को लूटा है, वो जो लूटने लगे हैं उसका पर्दाफाश इन्होंने किया है। किसमें? झूठा सच में। तो ये महत्वपूर्ण 5-6 उपन्यास हैं जो यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। कुछ उपन्यास अपने ने बाकी जो रचनाकार थे उनके उपन्यासों को हमने पेपर 1 में ही पढ़ लिया था, पर यशपाल के उपन्यासों को हमने यहाँ पढ़ा है। तो ये दोनों जो 2 छोटे टॉपिक थे वो आज हम पूरा कर पाए हैं। और अब हम कल से अगला जो उपन्यास है वो है मैला आंचल। आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण अध्याय मैला आंचल, इसकी चर्चा कल से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। जितने दो टॉपिक्स हैं जिनके कवर नहीं हो पाए हैं वो दोबारा से मेहनत करके पुराने वीडियोस को देखते हुए ये कवर करने की कोशिश करेंगे और उत्तर लेखन की कोशिश करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे किसके साथ? मैला आंचल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।